आपके लिए अलग से स्पीडी करंट अफेयर से वो अलग से बना बना के उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात सब लिख गए, ठीक है। तब फिगर वगैरह अन सब चीज़ बना के पढ़ा रहे हैं, और हमको लग रहा है कि 10 दिन एक दिन में हो जा रहा है, तो 35-36 दिन में जो है पूरे 1 साल का करेंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। तब कोई पढ़ करके आए हैं क्या? डायरेक्ट इस चैप्टर को पहले समाप्त कर देते हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे हम। आप सब कोई बताइए, विश्व में भारत का पोजीशन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना नंबर है? 7वां नंबर। कल भी पढ़े थे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग से हम लोग जितना पढ़े उसको बोल भी सकते अगर ध्यान से सुने होइएगा तो। पहले है कहाँ भारत, ये बात बोलना होगा। तो कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट माने अक्षांश में है, नॉर्थ अक्षांश में। चलिए बोलते चलिए, सभी को पहले भी समझना नहीं, खाली बोलना है 5 मिनट जो पढ़े थे। और देशांतर बोलिए तो कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। विश्व में 7वां नंबर पोजीशन है क्षेत्रफल में, और 2.42% भूमि घेरे हुआ है पूरे विश्व में। और जो है एक में कहेंगे पूरे विश्व भर में जन क्षेत्रफल में कौन है? तो रूस है, 2 में कनाडा है, 3 में जो है चीन है, 4 में अमेरिका है, 5 में ब्राजील है, 6 में ऑस्ट्रेलिया है, और 7 में भारत है, 8 में अर्जेंटीना है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह दूसरा, 1 नंबर में चीन, 2 नंबर में भारत, माने अभी जो नई डाटा आएगी तब वो बदलेगी, अलग है। और अगर कहें इसमें कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा हो गया, तो 8 को जनसंख्या टॉप 8 को के बोले के है। 1 में कौन हो गया? चीन, 2 में भारत, 3 में कौन हो गया? 3 में कौन? अमेरिका, 4 में कौन? इंडोनेशिया, 5 में ब्राजील, 6 में पाकिस्तान, 7 में बांग्लादेश, और 8 में है रूस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े कि क्षेत्र जनसंख्या में 17.5% भारत जनसंख्या रखता है। 8 बड़े देश भी देख लिए। और भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214, यानी इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक। और पूरब से पश्चिम सर्क क्रीक से कुबुतु तक 2933। और भारत का समुद्री तटीय क्षेत्र से विस्तार कितना मील तक है? 12 समुद्री मील। फिर हम लोग पढ़े कि टोटल सीमा 15,200 किलोमीटर की सीमा लगभग लगती है, जिसमें से स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, और जलीय सीमा 6100 द्वीपीय तटीय सीमा लगती है, और प्रायद्वीपीय तटीय सीमा 6100, और द्वीपीय तटीय सीमा 1416.6 किलोमीटर। जिसमें से अगर कहें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा लगती है जो 4096.67 किलोमीटर, 496.7 किलोमीटर। जिसमें से 5 राज्य से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। तब मैप में कल देखे थे, आज तो इसी पढ़ना है। पश्चिम बंगाल है, असम है, क्रम से पढ़े थे जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही 5 है। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा असम से लगती है, और इसको नीचे लिखा भी हुआ है। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है बताइए? असम से। और कितना किलोमीटर? 2216.7 किलोमीटर। ये में से 2216 खाली केकरा से लगता है? पश्चिम बंगाल से। 2216.7। असम सबसे ज्यादा सीमा लगता है पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश की। और कई किलोमीटर? 2216.7 किलोमीटर। इतनी बातें क्लियर है? ध्यान दीजिए, चीन से सीमा जो लगती है भारत की, वो 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है, दूसरी सबसे ज्यादा सीमा। जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, याद है ना सबके निको? कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कुल 3488 किलोमीटर। जिसमें से अकेला अरुणाचल प्रदेश से 1080 किलोमीटर। फिर जो है तीसरी सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है, 3323 किलोमीटर। जिसमें से लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। सबसे ज्यादा सीमा लगती है राजस्थान से, जो कि 1170 किलोमीटर। चौथी बड़ी सीमा लगती है नेपाल से, जो कि 1751 किलोमीटर, और 5 राज्य से लगती है, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से,
बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, याद है ना। और कुल 1751 में 651 केवल और केवल उत्तर प्रदेश से। फिर हम लोग पढ़े अगली जो सीमा लगती है वह म्यांमार से 5वां नंबर लंबी सीमा, और म्यांमार से सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, जिसमें से 4 राज्य से लगती है। नक्शा माइंड में सेट है ना, नीचे से आइए था, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा सीमा 1643 में 520 लगती है अरुणाचल प्रदेश से। और छठी बड़ी सीमा भूटान से लगती है, और भूटान से 4 राज्य की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, असम की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की। कुल कुल 599 कुल कुल कितना है 699 में से असम से 267 किलोमीटर, और लद्दाख से सीमा लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़े पूरा। इसे कुल तो 15,106.7, लेकिन भारत दावा करता है उपयोग के एरिया वो सब जोड़ करके, ठीक है ना, 15,200 किलोमीटर लग। भारत के कुल 16 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र की सीमा लगती है स्थलीय सीमा। 16 गो राज्य में आ जाएगा, जितना सब जुड़े हैं ना, पश्चिम बंगाल से लेकर के असम से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के बिहार, सिक्किम, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जोड़ेंगे तो 16 को होगा। क्या होगा? 16। और केंद्र शासित प्रदेश होगा केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा और 16 राज्यों की सीमा स्थलीय सीमा लगती है भारत की। इतनी बात क्लियर है। भारत में जलीय सीमा लगाने वाला 7 देश है, केवल जलीय सीमा लगती है वो 4 देश है। कौन कौन? मालदीव है जलीय सीमा, केवल जलीय सीमा, स्थलीय सीमा नहीं। जलीय सीमा श्रीलंका से, मालदीव से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से। और जलीय स्थलीय दोनों सीमा लगती है। तो स्थलीय लग रहा है तो वो किनारे किनारे जल तो है, ओकरो बंटवारा होगा ना। तो बांग्लादेश की, म्यांमार की, पाकिस्तान की। क्या जी धूप ज्यादा लग रहा है कि धूप ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, हम तो पहन के आगे गर्मी दे रहा है बहुत ज्यादा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अभी हम लोग देखते हैं तो ये सब पढ़े, फिर इसके बाद हम लोग अगला पेज में पढ़े थे। अगला पेज में हम लोग पढ़े थे कि 3 पॉइंट, जैसे कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में है। और काली मेरे पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना, जो श्रीलंका का है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है, जो कि 1896 में खींचा गया था। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अभी इसका भाग पाकिस्तान के अलग हो जाने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मात्र 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के बीच है ड्यूरंड रेखा का। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया, वहीं मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। इतनी बातें क्लियर है। चलिए बताइए सभी कोई, भारत की मानक देशांतर रेखा जो गुजरती है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से, वह कई राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। क्रम से बोलना है, पश्चिम से पूरब की ओर। सबसे पहले गुजरात, तब राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। और यह जो है 2 बार इसको काटने वाली नदी कौन नदी है? माही नदी। क्या सर अभी शुरुआते हुआ? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अभी शुरुआते हुआ, एकदम इधर ध्यान देना है। बोल सोचते रहिएगा ना तो कंसंट्रेशन बना रहेगा। घर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घरे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और नहीं अगर दिमाग में से कौन कौन क्या रहा है, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको बोरिंग लगेगा, बोरिंग लगेगा तो लिख तो रहे नहीं, नींद आने लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पढ़ने के बाद घर पर जा करके लिखिए, एक एक चीज को पूरा कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, और फिर जब यहाँ हम बोलेंगे तो आप जरूर सब बातें आपको समझ, क्योंकि आप लिखते नहीं ना यहाँ, तो घर पर नहीं जाके देखे तो 0 हो गया, समझ लीजिए। घर पर जाके कम से कम 20 मिनट मिनिमम, हमको लगता है 20 मिनट में काफ़ी है यहाँ के 1.5 घंटा के रिवीजन करने के लिए 20 मिनट काफ़ी। घर पर मात्र 20 मिनट रोज पढ़ के आवे के, ठीक है। ध्यान दीजिए। फिर हम लोग पढ़े इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लगती है राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश की। कई राज्यों से? 8 राज्यों से।
हिमाचल प्रदेश से लेकर कौन कौन 8 राज्य बोल देना है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और उत्तराखंड हो जाएगा, और बिहार हो गया, और झारखंड हो गया 4, छत्तीसगढ़ हो गया 5, मध्य प्रदेश 6, और इसके बाद राजस्थान 7, और हरियाणा 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, है ना। चलिए बताइए सभी कोई, सर्वाधिक राज्यों की सीमा यही हम लोग पढ़ लिए कौन कौन। और तटीय सीमा भारत की कुल कितना लगती है, 6100 प्रायद्वीपीय तटीय सीमा जो 9 राज्य के साथ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और अरब सागर की तरफ तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कुल इस 9 राज्य से लगती है 6100 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय तटीय सीमा कहेंगे। और द्वीपीय तटीय सीमा की बात करेंगे तो द्वीपीय तटीय सीमा जो लगती है वह लक्षद्वीप के 36 गो द्वीप, अंडमान निकोबार के 572 गो द्वीप के साथ 1416.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बोलिए तो 1416.6 किलोमीटर। और आप ध्यान दीजिए टोटल जोड़िएगा तो 6100 और 1416.6 कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। इतनी बातें क्लियर है ना। 6100 1416.6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7516.6 कुल जलीय सीमा, जिसमें प्रायद्वीपीय अलग है और द्वीपीय अलग है। और इसमें आप ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा सीमा लगती है गुजरात से 1663 किलोमीटर। अकेला 6100 में 1663 किससे लगता है, गुजरात से। और दूसरा में हो जाएगा कौन, आंध्र प्रदेश। ये सब हम लोग देख लिए कि हाँ एक और बातें कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से किसे किसका लगता है वो तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी लगता है, नागालैंड से थोड़ी लगता है, मणिपुर से थोड़ी लगता है, ठीक है ना। और मिजोरम से भी नहीं लगता है, मिजोरम से लगता है, मणिपुर से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, और सिक्किम से नहीं लगती है। पाकिस्तान की सीमा लगने वाला 3 गो जो राज्य जिनमें सबसे ज्यादा लगती है, राजस्थान से 1170, 2 में गुजरात याद करना होगा 506, और राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है 424 425, और गुजरात से 506। तो ये तीनों के याद रखेंगे पाकिस्तान वाला कितना कितना, 1170 राजस्थान, और गुजरात से 506, और पंजाब से 425। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरब में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन, 3 देश से लगती है। सिक्किम की सीमा भी नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देश से लगती है कि नहीं लगती है, किसे किसे बताइए, नेपाल से, और भूटान से, और बांग्लादेश से। ये सारी बातें नक्शा माइंड में रखना है। अब हम लोग को नई बात जानना है, यहाँ से पढ़ेंगे नई बात जो कल यहाँ तक पढ़े थे, जो कि रिवीजन कर दिए। अब जानना है दर्रा, महत्वपूर्ण दर्रे। तो दर्रा पढ़ने के लिए मैप से पहले हम लोग समझ लेते हैं। मैप 2-3 दिन के बाद आप लोग को मिलेगा, भी बना बना के आना होगा कि कौन दर्रा, एगो पेज में दर्रा बना के आइएगा, हम चेक करेंगे, बस हो जाएगा। पहले ही हम आ जाएंगे वहाँ पर, जो जो बना के आए रहिएगा चेक करेंगे, जो जो नहीं बना के आए रहिएगा घरे बतिया दीजिएगा बस अपने में, ठीक है ना। कि जो है बच्चे बोलेंगे कि होमवर्क दे रहे हैं कर नहीं रहे हैं, बस रख देंगे फ़ोन, ठीक है। तो कर के आना है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, घरे 20 मिनट पढ़िएगा तो जरूर आप करके आइएगा। हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दर्रा, जिसमें जो है दर्रा होता है क्या, पर्वत जो होते हैं, तो हिमालय में हम लोग पर्वतमाला पढ़ेंगे, तो उसमें जो है बहुत सारे पर्वतीय भाग है। तो ऐसा थोड़ी एक गो हिमालय पर्वत है ऊपर तक ले, ऐसे सोचते हैं क्या, नहीं ना है कि एक गो पर्वत है ऊंचा फिर उसके बाद नीचे आ गया, ऐसे नहीं। ऐसे ऐसे कई पर्वतों का समूह है, श्रृंखला है, एगो ऐसे गया फिर उसी में पर ऐसे। कैसे खेत में राख रखा रहता है, राख खेत में जो राख फेंकाता है ना, तो 20 जगह राख रखा रहता है, ठीक उसी प्रकार से वो हिमालय, उस पर इसी से बहुत सारी चोटियाँ सब इस रूप में पर्वतमाला, ठीक है। तो 2 पर्वतों के बीच में अब राख इतना छोटा छोटा ऊंचा थोड़ा ही रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रहता है, मैंने वही जैसे कहा। तो उसमें रास्ता कैसे बना होगा, डायरेक्ट कोई ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ चढ़ के थोड़ा ही ऐसे आएगा, किनारे किनारे से ऐसे 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 फिर इस तरीका से टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है ना, रास्ता होगा। तो इस पर्वतीय रास्ता को हम लोग दर्रा कहते हैं। ऐसे पर्वतीय रास्ता को क्या बोलते हैं, दर्रा। तो इसी में कुछ दर्रा हम लोगों को पढ़ना है, याद करना है यहाँ पर, जो कि 22-25 गो दर्रा है, इसको हम लोग देख लेंगे, हिट हो जाएगा। देखिए
सबसे पहला हम लोग आते हैं ऊपर में लद्दाख से। तो यहाँ हिमालय पर्वतमाला के काराकोरम श्रेणी है, इसका नाम क्या है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तो इस जो कि काराकोरम दर्रा इसको कह देंगे, जो कि चीन तक रास्ता जाएगी, लद्दाख से कहाँ तक? चीन तक। तो ये हो गया काराकोरम दर्रा। ये वो इधर है अधील दर्रा, ये भी अक्साई चीन से चीन तक जाती है, मतलब लद्दाख से चीन तक। अधील क्या बोले बोलिए तो? अधील, अधील दर्रा लद्दाख में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में। दो तो याद हो गया होगा। अब तीन गो याद रखे के श्रीनगर से। श्रीनगर से लेह तक जो जाती है पर्वतीय रास्ता, ऐसे ही आगे भी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर सिंधु नदी प्रवेश करेगी, यहाँ एगो मानसरोवर झील है। कौन झील है यहाँ पर? मानसरोवर। तो एगो सनोखिया बाब जगह है, सनोखिया बाब, सनोखिया बाव। मानसरोवर बहुत बड़ा एरिया है, उसमें एगो छोटा एरिया कौन है? सनोखिया बाब। वहाँ से शुरू होती है एक नदी सिंधु नदी, और ये जहाँ प्रवेश करती है वो रास्ता का नाम है, वो रास्ता का नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा इस श्रीनगर से कहेंगे लेह तक जो रास्ता जाती है, इस रास्ता और आगे भी जाती है, तो कहेंगे श्रीनगर से लेह तक जाने वाली दर्रा को कौन दर्रा कहते हैं? जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेकर के ये गिलगित तक जो दर्रा जाती है, इसका नाम है बुर्जिला दर्रा। क्या नाम है बोलिए तो? बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से कहाँ तक? पीओक के एरिया के गिलगित तक। गिलगित कौन जगह कह देंगे? गिलगित। गिलगित नदी भी बहती है, उसके कारण गिलगित जगह नाम है। वो सब नदी सिंधु नदी में ही जाके मिल जाती है, गिलगित नदी भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक हम लोग पढ़ लिए जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर से लेह तक जाती है, श्रीनगर से गिलगित तक जाती है, उसका नाम बुर्जिला दर्रा। और एक हम लोग श्रीनगर से लेके जम्मू है, जम्मू कश्मीर कहते हैं ना, तो जम्मू एगो शहर है जो कि सीमा पर है पाकिस्तान की, और जम्मू तक आती है, श्रीनगर से जम्मू तक, श्रीनगर से जम्मू तक या जम्मू से श्रीनगर तक जो रास्ता जाती है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है बोलिए तो? बनिहाल। क्या बोलेंगे इसको? बनिहाल। तो 5 गो दर्रा तो क्लियर हो गया होगा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर? लद्दाख में। अगर कहे या बुर्जिला दर्रा, अधील दर्रा कहाँ पर? तो लद्दाख में। और श्रीनगर से लेह तक जाने वाली कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। श्रीनगर से गिलगित तक जाने वाली कौन दर्रा? बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से जम्मू तक आने वाली कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा। 5 गो दर्रा क्लियर। एक जो है पीर पंजाल दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश तक भी, अधिकांश जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर आपको कहेगा। ये रास्ता एगो बना हुआ है, और अधिकांश विस्तार जम्मू कश्मीर में, थोड़ा विस्तार हिमाचल प्रदेश तक। इस दर्रा का नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन दर्रा? पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित 5 गो दर्रा हम लोग पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलिए, 1 नंबर में कौन दर्रा? काराकोरम। 2 में अधेल। 3 में जोजिला। श्रीनगर से लेह तक जाती है कौन? जोजिला। श्रीनगर से गिलगित तक जाती है कौन? बुर्जिला। श्रीनगर से जम्मू तक आती है कौन? बनिहाल। और एक पीर पंजाल दर्रा बस याद रखना है, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मुख्य रूप से कहेंगे तो जम्मू कश्मीर। अब जानना है हम लोगों को थौ दर्रा के बाद हिमाचल प्रदेश की दर्रा। 3 गो बस हिमाचल प्रदेश की दर्रा याद रखना। और देखिए यहाँ पर है बारालाचा दर्रा, ठीक है ना। ये जग घाटी का नाम है। देखिए 2 पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, तो बीच वाला जो सपाट वाला एरिया होता है इसको घाटी क्षेत्र बोल देते हैं। बीच में थोड़ा जो सपाट एरिया आ जाता है इसको क्या बोलते हैं? घाटी। 2 पर्वतों के बीच के क्षेत्र को घाटी कहेंगे। तो यहाँ पर इस घाटी का नाम है लाहुल घाटी। क्या नाम है? लाहुल घाटी है नाम, लाहुल जगह बोल देंगे। और वहाँ जो रास्ता बनल है उस घाटी में, वो रास्ता का नाम है बारालाचा। क्या नाम है बोलिए तो? बारालाचा। और इसी बारालाचा से याद रखना है कि 2 गो नदी शुरू होती है, जिसका नाम है चंद्र और भागा। ये चंद्र हो गया, ये भागा हो गया। और यही बाद में जम्मू कश्मीर में जब मिल जाती है तो इसे चंद्रभागा कहते थे, दोनों मिल गया था। और इसका पॉपुलर नाम है चिनाब। चिनाब सुने हैं ना नदी, तो इसी चंद्रभागा को ही क्या बोला जाता है? चिनाब बोला जाता है। तो इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। क्या कि हिमाचल प्रदेश में एक लाहुल घाटी है। कौन घाटी है बोलिए तो? एकदम सीधा सर बैठ जाना है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी है, और लाहुल घाटी में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? बारालाचा। और वहां से 2 नदी शुरू होती है जिसका नाम है चंद्र और भागा। हिमा
ये हिमाचल प्रदेश, देखिए साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये मैप सबसे आसान रहता है। ये तो कोनो कहीं नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नाम बोले के याद रखे, तो वो 5 क्लास के लेके कहा जाएगा तो हाँ ये हाँ आप बोल याद कर ले कि नहीं याद कर लेगा। तो मैप आसान हो तो स्पष्ट नजर समझना है, इसमें कुछ नहीं, देखना है याद करना है, देखना है याद करना है बस। तो ध्यान दीजिए, यह जो है बारालाचा दर्रा जो है ये शुरू हो रही है हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से, और बारालाचा दर्रा नाम है, वहां से 2 नदियां शुरू होती है, इसका नाम है चंद्रभागा। दोनों हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिल गई तो चंद्रभागा कहें, और इसी को चिनाब भी कहते हैं। तो बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी याद रख लीजिए। बारालाचा दर्रा से कौन नदी? चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में। और उसके नीचे इस घाटी का नाम है कांगड़ा। क्या नाम है बोलिए तो? ऐसे अगला चैप्टर घाटी ही है, तो वहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग कांगड़ा घाटी, ठीक है ना, ये कुल लाहौल घाटी, 31 घाटी का नाम भी याद करना है अगला चैप्टर में जो है, ठीक है, तो वहाँ भी इसको देख लेंगे। तो अब ये देखते हैं कांगड़ा घाटी से, एक कांगड़ा घाटी है और इनमें दर्रा का नाम है, रास्ता का नाम है रोहतांग। कैसे उधर लाहौल घाटी में नाम था बारालाचा, तो ये कांगड़ा घाटी में नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग, याद रहेगा ना। रोहतांग से नदी शुरू होती है, जिस नदी का नाम है रावी नदी। कौन नदी है बोलिए तो ये भारत के एकदम समानांतर सीमा बनाती है। देखिए भारत के पंजाब का सीमा है, और इसी के समानांतर समानांतर, तो कहेगा भारत की सीमा के समानांतर समानांतर कौन नदी बहती है, तो थोड़ा दूर बह रही है, इसको कह देते हैं रावी नदी। भारत के सीमा के समानांतर समानांतर कौन नदी बहती है? रावी नदी। और रावी नदी के किनारे यहाँ पर हड़प्पा शहर है। हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के, कांगड़ा जिला भी नाम दे दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को जिला है कांगड़ा जिला, वो पूरे घाटी को एक जिला घोषित कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के कांगड़ा घाटी से में अवस्थित है रोहतांग दर्रा, और वहाँ से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है रावी नदी। तो ये हिमाचल प्रदेश में कह देंगे रोहतांग दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा से चिनाब नदी, रोहतांग दर्रा से रावी नदी, ठीक है ना, नदी से याद रखना है। यहाँ पर हम लोग पढ़े ना, मानसरोवर झील के सनोखिया बाप से सिंधु नदी शुरू होती है, जो जिला दर्रा में प्रवेश करती है, ले होते हुए उधर श्रीनगर जोड़ने वाली दर्रा है जो जिला दर्रा। तो सिंधु नदी प्रवेश किया जो जिला दर्रा में, यही राकस ताल झील है। मानसरोवर का इस जगह का नाम क्या है? राकस ताल। मानसरोवर की जगह का नाम क्या है? सनोखिया बाव। सनोखिया बाव से सिंधु नदी, मानसरोवर से मानसरोवर के सनोखिया बाव से सिंधु नदी, और मानसरोवर के राकस ताल से सतलज नदी। कौन नदी? और ये नदी जो है ऐसे तिब्बत में बहते हुए जहाँ प्रवेश करती है, इस रास्ता का नाम है, याद रखिए, सिप किला दर्रा। इस दर्रा का नाम क्या है बोलिए? सिप किला। सिप किला, तो सिप किला दर्रा कहेंगे कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ से कौन नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। कौन नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। और फिर आकर के सब इस चिनाव में मिल जाती है जाके सतलज नदी। सतलज नदी किसे मिल जाती है? चिनाव में। चिनाव सतलज में नहीं, सतलज चिनाव में, ठीक है। और इधर से रावी नदी भी जा कर के बाद में चिनावे में मिल जाती है। रावी नदी फिर बाद में जाके कहाँ मिल जाती है? चिनाव में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 3 दायरा हिमाचल प्रदेश की पढ़ चुके हैं। अभी नदी के बारे में तो चैप्टर आएगा चौथा, इसमें डीपली पढ़ेंगे, ये सब बना बना के देंगे पेज। लेकिन अभी याद इतना जरूर रखना है कि यहाँ पर लाहौल घाटी है, बारालाचा दर्रा है, शुरू होती है चिनाब नदी। ये कांगड़ा घाटी है, रोहतांग दर्रा है, शुरू होती है रावी नदी। ये सिप किला दर्रा है और प्रवेश करती है सतलज नदी, ठीक है। बारालाचा दर्रा से कौन नदी? चिनाब नदी। एकदम सब सोचते कि कौन दो पहले कौन बोले तो हम बोले, वैसे आदत नहीं रखना है, आगे चलने का गुण अपनाना है। ऐसे नहीं कि पहले बोले कुछ तो बोले तो वो बोल देंगे, रिपीट कर देंगे, सोचो नहीं करेंगे। कितना भी सोचले बोलते हैं, बोला चिनाव चिनाव, ठीक है ना, तो वैसे नहीं करना है, अपना से सोचना है, अपना से बोलना है, ठीक है। एकदम थोड़ा देर में शांत हो गए कि कौन नहीं बोल रहा है, क्यों? मैंने कह रहा है कि नदी कौन है बोलिए तो? चिनाब। तो चिनाब नदी कहाँ से शुरू होती है? बारालाचा दर्रा। रोहतांग दर्रा से कौन नदी शुरू होती है? रावी, एकदम स्पष्ट बोलना है। और शिव किला दर्रा में कौन नदी प्रवेश करती है? सतलज। बारालाचा में चिनाव, रोहतांग में रावी, और बताइए शिव किला में सतलज। शिव किला में सतलज। तो 3 गो इधर से हो गया हिमाचल प्रदेश के, और 6 गो हो गया ऊपर। बोल रहा है फिर से, ये काराकोरम, ये कौन सी? अधील। और श्रीनगर से लेह तक जाने वाली जो जिला, श्रीनगर से गिलगित तक जाने वाली बुर जिला, श्रीनगर से जम्मू तक आने वाली बनिहाल,
फिर इधर से हम लोग पढ़े कि बारालाचा दरा लाहौल घाटी शुरू होती है चिनाब नदी, और रोहतांग दरा कांगड़ा घाटी शुरू होती है ये चिनाब नदी इरावी नदी, और ये शिव किला दरा में प्रवेश करती है सतलज नदी। हो गया 9 गो दरा। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तराखंड है यहाँ से मानसरोवर तक एक रास्ता जाती है जिसको माना दरा कहते हैं। कौन दरा कहते हैं? माना, माना या मानला भी बोला जाता है, मानला या माना। ये दरा कहेंगे कहाँ पर है? उत्तराखंड में, तो चीन तक जाएंगे। माना नीति पास, नीति रास्ता है, नाम है इसका नीति जलमार्ग, नीति दर्रा। तो माना नीति एगो जो है यहाँ मिलाम एगो हिमनद है, मिलाम जगह है जहाँ नदी शुरू होती है उसे हिमनद कहते हैं। तो मिलाम उस जगह का नाम है जहाँ से काली नदी शुरू होती है। कौन नदी शुरू हो रही है? और ये पूरा भारत, और पढ़े भी थे कल हम लोग, भारत नेपाल की भी सीमा बनाने वाली कौन नदी? काली नदी। और आगे जब जाती है तो उत्तर प्रदेश में इसी को शारदा नदी कहते हैं। इसी काली नदी को जब पर्वतीय भाग खत्म हो जाता है और मैदानी क्षेत्र प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश में, तो मैदानी क्षेत्र में इसको शारदा नदी कहते हैं। तो ये काली नदी के द्वारा निर्मित जो ये मार्ग है, रास्ता है, इसके बगल में इसको हम लोग कहते हैं लिपु लेख। क्या बोलते हैं? लिपु लेख। तो कहेंगे माना नीति लिपु लेख, माना नीति लिपु लेख, माना नीति लिपु लेख। काली नदी कौन दरा में प्रवेश करती है? लिपु लेख दरा। तो बोलिए माना नीति लिपु लेख कहाँ पर? उत्तराखंड में। माना नीति लिपु लेख कहाँ? उत्तराखंड में। और बारालाचा रोहतांग शिव किला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और बताइए काराकोरम अधील जोजिला बुर्जिला और बनिहाल कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अब हम लोग को जानना है, 3 गो इधर से हो गया। यहाँ एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन नदी प्रवेश करती है? जो कि तिब्बत से आती है और गंगटोक होते हुए आगे जाती है। तो इसी के द्वारा निर्मित 2 गो दर्रा यहाँ पर रास्ता बने हुए हैं। एक जो है यहाँ से ही रास्ता जाती है लेह लहासा तक। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा। यहाँ से रास्ता जाती है, माने इधर से बना है, और ये पर्वतीय क्षेत्र, इसके द्वारा भी कुछ क्षेत्र बना, और ये पर्वतीय रास्ता लहासा तक पहुँच गया। तो संबंध है तीस्ता नदी का 2 गो दर्रा से, 2 गो दर्रा से। एक जो है इसके लहासा तक जाने वाली नाथुला दर्रा, क्या नाम है इसका? नाथुला, जो गंगटोक को किसके जोड़ेगा? लहासा से। क्या सर, हम आप ही को देखे केवल पढ़ाएंगे, ठीक है? सब स्टूडेंट सीख रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, और आप जो है मौका का फायदा उठा रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर, ये जो है गंगटोक को लहासा से जोड़ने वाली कौन दर्रा? नाथुला दर्रा। रास्ता है जिसका नाम है नाथुला। और ये गंगटोक से लेके और ये थिम्पू तक जो रास्ता आती है इसका नाम है जलैपला दर्रा। क्या नाम है बोलिए तो? नाथुला, और इसका नाम है जलैपला। और यह गंगटोक को लहासा से जोड़ती है नाथुला, और गंगटोक को भूटान की राजधानी थिम्पू से जोड़ती है, उसका नाम है जलैपला। तो अगर नहीं याद हो, लगे कि नाथुला जलैपला ऊपर था कि नाथुला नीचे था, तो ऐसे भी नथुनी ऊपर में रहता है ना, तो याद रखना है। मतलब जैसे भी अपना आपको लगे, हमको इसे लगा तो हम याद कर लिए, तो इसलिए इसको कहेंगे नाथुला ऊपर में। जल का लेवल क्या होता है? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, सबसे नीचे जल, तो जलैपला हो जाएगा, ठीक है? नाथुला कहाँ से कहाँ बोलिए तो? गंगटोक से लहासा, और गंगटोक से ये थिम्पू तक जाने वाली रास्ता को क्या बोलेंगे बोलिए तो? जलैपला दर्रा। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए, मतलब 6 3 9 3 12 2 6 3 9 और 3 12 और 12 और 2 14। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर के सनोखिया बाप से सिंधु नदी, और राकसताल से सतलज नदी, और इसी से 80 किलोमीटर पूरब दक्षिण पूर्व में, माने ये दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर दूरी से एक नदी शुरू होती है, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसका नाम है चेम युंग डुंग। अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नदी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए इसको अभी पढ़ लेंगे, जब 2-4 दिन में पढ़वे करेंगे, एक बार अभी याद कर लेंगे। चेम युंग डुंग, क्या बोलेंगे बोलिए तो? चेम युंग डुंग जगह है, वहां से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी, और इसको तिब्बत में यारलुंग जंगबो कहता है। क्या बोलता है बोलिए तो? यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो नदी बोलता है।
और इस सांप की आकृति में जाता है, इसीलिए सांपो भी कहते हैं, सांगपो या सांपो। तिब्बत में इतना बोले, यारलुंग जंगबो सांपो, चेमयुंग डुंग से शुरू हुआ, मानसरोवर के बगल में। और जब नमचा बरवा चोटी है, जगह का नाम क्या है? नमचा नमचा बरवा। क्या नाम है बोलिए तो? नमचा बरवा। इस चोटी के पास, हिमालय की चोटी है, ऊंचा चोटी है इधर का, नमचा बरवा। और यहीं पर इसके द्वारा जो रास्ता जो बना हुआ है, दर्रा जो बना हुआ है, इसका नाम है यंग्याप दर्रा। क्या नाम है बोलिए तो? चोटी का नाम नमचा बरवा और रास्ता का नाम, पर्वतीय रास्ता का नाम यंग्याप। तो यंग्याप दर्रा कहाँ कह देंगे? अरुणाचल प्रदेश में, जहां ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। कौन दर्रा बोलिए तो? यंग्याप दर्रा। तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसको दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बोला जाने लगता है, और जब असम में जाएगा तब ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, तब ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगा जमुना कहने लगते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसके बाद? जमुना। और फिर उसके बाद मेघना होते हुए गिर जाता है, तो इतना नाम है का, ठीक है ना? मतलब यारलुंग जंगपो सांगपो दिहांग ब्रह्मपुत्रा जमुना और मेघना, सब क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी के। आप ध्यान दीजिए सभी कोई। तो ये नमचा बड़वा हो, नमचा बड़वा के पास यंग्याप दर्रा हो गया, और यहाँ पर एक बोमडिल्ला दर्रा है। कौन दर्रा है? बोमडिल्ला, यंग्याप के पूर्व में। और पश्चिम में दिफू दर्रा है, दिफू। बस 3 को याद रखें, दिफू यंग्याप बोमडिला, दिफू यंग्याप बोमडिला। क्या क्या याद रखेंगे बोलिए? दिफू यंग्याप बोमडिला, दिफू यंग्याप बोमडिला। ये तीनों दर्रा जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 14 3 17 देख लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मणिपुर में एक रास्ता जाती है जो कि म्यांमार तक जाती है, ठीक है ना? इसका नाम है तुजो, नहीं तुजू। क्या नाम है बोलिए तो? तुज्जू दर्रा। इसका नाम क्या है? तुज्जू दर्रा, ठीक है? तो इतनी दर्रा हम लोगों को कंठस्थ कर लेना है कम से कम। चलिए बोलिए तो शुरू से। यहाँ पर इस दर्रा का नाम क्या? कराकोरम। अधिल, क्या बोलेंगे? अधिल। और ये 3 गो एक साथ बोले, श्रीनगर से लेह तक जाने वाली जो जिला, श्रीनगर से गिलगित तक जाने वाली बुर्जिला दर्रा। देखिए सुनते बोलते याद हो जाएगा, 4-5 बार बोलेंगे सुनेंगे याद हो जाएगा। श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक आने वाली कौन? बनिहाल। श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर से लेह तक जाने वाली कौन दर्रा? जोजिला। श्रीनगर से गिलगित तक जाने वाली कौन? बुर्जिला दर्रा। और एक पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही याद रख लेंगे। ठग हो गया। और बताइए, बोमडिल्ला दर्रा से कौन नदी शुरू होती है? नहीं, बोमडिला कहाँ है? ये तो बारह लच्छा दर्रा है ना। बारह लच्छा दर्रा से कौन नदी शुरू होती है? चिनाब नदी। और बताइए, रोहतांग दर्रा से कौन नदी शुरू होती है? रावी। शिव किला दर्रा से कौन नदी शुरू होती है? सतलज। और इमाना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति कहाँ है? उत्तराखंड में। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा किसके द्वारा निर्मित है? तो काली नदी के द्वारा। काली नदी को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? शारदा नदी बोलते हैं। यहाँ पर तीस्ता नदी प्रवेश करती है, गंगटोक से तीस्ता नदी के किनारे है, और इसके द्वारा निर्मित 2 दर्रा हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ गंगटोक से लहासा तक जाने वाली दर्रा का नाम बोलिए क्या? नाथुला। गंगटोक से थिम्पू तक जाने वाली कौन? जलैपला। और बताइए, ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है, दर्रा का नाम क्या? यांग्याप। यांग्याप, क्या बोलेंगे? यांग्याप। इसका नाम दिफू, इसका नाम बोमडिला। दिफू यांग्याप बोमडिला कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और मणिपुर में कौन दर्रा? तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा। चलिए तो एक एक कर करके अब इसको हम लोग देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया लद्दाख में, अधिल दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल कहाँ से कहाँ है? जम्मू कश्मीर पढ़ना लिए हैं। और बुर्जिला दर्रा 6 गो पर लिए, शिव किला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग बड़ा लच्छा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख माना नीति कहाँ? उत्तराखंड, नाथुला जलेपला कहाँ? सिक्किम, बोमडिला यंग्याप दिफू कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, तुजू कहाँ? मणिपुर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है? अब पहले तो किताब चेंज कर दीजिए, बहुत पुराना किताब है। कितना पेज का किताब है? 428 पेज का होगा, 328 पेज का होगा, ठीक है? तो 474 पेज का किताब आ गया है। बहुत सारी बातें उसमें नहीं होगी, इसमें जो है अधिकांश बातें हैं। 165 रुपये की किताब खरीद लेना है, ठीक है ना? एक पेज जो है लगभग जो है 50,000 रुपया के है। ये आप स्वीकार करते हैं? ये वो पन्ना 50,000 रुपये के है। अगर एक पन्ना आप याद कर लेते हैं तो आपको 50,000 रुपया बैंक में जमा हो गया। समझ रहे हैं ना? अगर याद कर लिए 50,000 रुपये बैंक में जमा हो गया, फिर अगला पन्ना याद कर लिए 50,000 रुपये बैंक में जमा हो गया। आप नौकरी के तलाश में रहते कि हमको सरकारी नौकरी, वह हमको जो है कोई काम मिल जाता है। काम तो मिलल है, यहाँ पर गार्जियन रूम दिया है और
एक एक पेज पर पढ़ के 50-50 रुपये जमा करते रहिए, ठीक है। और एक एक पेज याद कर करके और वास्तव में और जमा होते रहेगा। और एक के बार जब नौकरी लगेगा, जब दरोगा बन जाइएगा, ठीक है ना, तब उसके बाद उस सब बैंक में का पैसा ही आपको मिलते रहेगा। महीना में 3 लाख 4 लाख 2 लाख, ठीक है ना, रुपया आया तो सब जोड़िएगा, 30 साल के जोड़िएगा, तो हम सब हिसाब किताब करके बता रहे हैं, ठीक है ना। माने कि 4-5 करोड़ उधर से और उसके बाद नहीं अगर सक्सेस हुए, नहीं पढ़े, ठीक है, तो लॉस होइएगा, वो सब जोड़ जाड़ के हम निकाले तो ये वो पेज मतलब जो है 50,000 रुपया और निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको रोजगार में है, आप बस एक पेज पर ही इतना मतलब अच्छा वाला रोजगार जो है, इससे अच्छा कोई रोजगार नहीं है। एक पेज याद कर लिए 50,000 रुपया हो गया, किसको 50,000 दे देगा एक पेज याद करे में? नहीं ना, कोई काम इतना इससे प्रॉफिट वाला काम दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जो है, और नया पहले किताब ले लीजिए, 165 रुपया बहुत महंगा नहीं पड़ा, इतना पेज है इसमें। इसलिए एक एक लाइन 2-2 लाइन का भी महत्व है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसको देख लिए दर्रा को, और इसमें आगे की बातें हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा है, और काराकोरम दर्रा सब में जितना है ना, सब में सबसे ऊंचा कौन है? काराकोरम दर्रा, जो कि 5624 मीटर ऊंचा है, यानी 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा, 5624 मीटर ऊंचा है। कौन दर्रा बोलिए तो? काराकोरम दर्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ प्रवेश करती है? अंग्याप दर्रा के पास प्रवेश करती है, पढ़े है ना? जो पढ़ लिया अब लाइन से इसको देख लेते हैं। जोजिला दर्रा में कौन नदी? सिंधु नदी। और शिवकिला दर्रा में कौन? सतलज नदी। लिपुलेख दर्रा में कौन? काली नदी। और जलैपला तीस्ता दर्रा में कौन? तीस्ता नदी। और यंग्याप दर्रा में कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये 5 को याद रखना है। चीन को जाने वाली रास्ता है काराकोरम दर्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का जोजिला दर्रा में को नाम दे, देखिए यहाँ से यहाँ वाला जो रास्ता है ना, श्रीनगर से लेकर जो लेह तक जाती है, इसको NH1 का ए कहते हैं। NH1 का ए नाम दिया गया है। श्रीनगर से लेह तक जाने वाली रास्ता का क्या नाम दिया गया है? नेशनल हाईवे 1 का ए, NH1 का ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का ए। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। देखिए यहाँ पर ठीक है, बारालाचा दर्रा है, यहाँ पर लाहुल घाटी है, ये रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर देखिए 3 घाटी, लाहुल, स्पीति, कांगड़ा। क्या नाम 3 को हो गया? लाहुल, स्पीति, कांगड़ा। माने 2 पर्वतों के बीच में जो सपाट वाला एरिया है उसको घाटी कह दिए। तो ये वो सपाट वाले एरिया का नाम है स्पीति, इसका नाम लाहुल, इसका कांगड़ा। तो ये रोहतांग दर्रा ऐसे पूरा रास्ता बनाते हुए स्पीति से लेके लाहुल तक भी जाती है। तो याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा कांगड़ा घाटी से लेकर स्पीति से होते हुए और लाहुल तक जाती है। और इसी में मनाली शहर अवस्थित है। कौन शहर अवस्थित है बोलिए तो? मनाली। इसी के किनारे मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। और इस रास्ता को आगे चल के, माने दर्रा तो इतने हैं रोहतांग दर्रा, लेकिन इसको अब आगे चल के एक रास्ता जोड़ दिया गया है लेह तक। मनाली से कहाँ तक? लेह तक। तो रोहतांग दर्रा के रास्ता को लेह तक ले जाया गया है। रोहतांग दर्रा के रास्ता को कहाँ ले गया है? लेह तक। तो कहेंगे मनाली से लेह तक जाने वाली रास्ता से कौन दर्रा जुड़ा हुआ है? तो रोहतांग दर्रा। टाइप से क्वेश्चन है, मनाली से लेह तक जाने वाली रास्ता से कौन दर्रा जुड़ा हुआ है? तो क्या बोलेंगे? रोहतांग दर्रा। चलिए, और इसके बाद है इसकी दर्रा का नाम, रोहतांग दर्रा का पुराना नाम भृगुतुंगु दर्रा था। भृगुतुंग। क्या बोलेंगे बोलिए तो? भृगुतुंग। रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या? भृगुतुंग। रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या? भृगुतुंग। रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या? भृगुतुंग। और पढ़े ना, श्रीनगर से गिलगित तक जाने वाली कौन दर्रा? बुर्जिला दर्रा। और श्रीनगर से जम्मू तक आने वाली बनिहाल। और श्रीनगर से लेह तक जाने वाली जोजिला। इतना बात क्लियर है? इसी में जवाहर सुरंग है, जो देश का सबसे छोटा दर्रा भी है। देखिए, सबसे बड़ा अगर बात करते सड़क सुरंग की बात करेंगे तो जवाहर सुरंग जम्मू से श्रीनगर तक जाती है ना, तो बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है। तो पहाड़ को बीचों बीच जो है गुफा बना के, ठीक है ना, सुरंग बना दिया गया है।
ताकि जो है मुड़ करके जो इधर से जाने में 2 घंटा ज़्यादा समय लगता था वो 10 मिनट में चल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। क्या नाम है? कहेंगे जवाहर सुरंग किस दारा के अंतर्गत में आता है? तब बनिहाल दारा के अंतर्गत में। कौन सुरंग बोलिए तो? जवाहर सुरंग। और सबसे छोटा दर्रा कहेंगे, रास्ता कहेंगे तो यही है। देख रहे इतने हैं, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा ही है सबसे छोटा। दर्रा की बात करेंगे भारत की तो कौन है? बनिहाल दर्रा है। तुज्जू दर्रा पढ़ लिए है ना, मणिपुर तक जाती है, म्यांमार तक जाती है मणिपुर से। और शिपकिल्ला दर्रा पढ़े हैं ना, शिपकिल्ला दर्रा प्रवेश करती है सतलज नदी। याद है सबकी नहीं को? शिपकिल्ला दर्रा में प्रवेश करती है सतलज नदी। फिर आगे की बातें हैं। बारह लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है एवं लद्दाख तक भी जाती है। बारह लच्चा दर्रा ठीक है कि यहाँ से शुरू होती है चिनाब नदी, इसका रास्ता कहाँ तक जुड़ा हुआ है? लद्दाख तक जाती है। और यह याद रखेगा, बारह लच्चा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख तक जाती है, यहाँ से नदी होती है, शुरू होती है, जिसका नाम है चिनाब नदी। याद रहेगा ना? नदी का नाम कौन सी? चिनाब नदी। अब जानना है कि मेघालय में एक रबर का पेड़ रहता है, उसकी जड़ें जो है काफी मजबूत, काफी लंबा रहता है। तो उसको काट काट के, ठीक है ना, छोटा छोटा जोड़ के, 2 4 5 6 जड़ को जोड़ के अब पुल बनाया जाता है छोटे छोटे। क्योंकि मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो छोटे छोटे नदी पर पुल बनाने के लिए उस रबर ट्री के जड़ का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे पुल को जिंग किंग ईरो जीवित जड़ पुल कहते हैं। हम लोग कहते हैं जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल। और वहाँ मेघालय के में अपना लोकल भाषा में बोलता है जिंग। जिंग माने जीवित, किंग माने जड़, ईरो माने पुल। जिंग किंग ईरो जीवित जड़ पुल। रबर ट्री को मेघालय में बोला जाता है, जिसको पुल बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, 3 अर्धचंद्राकार पेटी कन्याकुमारी में मिलती है। 3 अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ मिलती है? ये सबसे नीचे कन्याकुमारी जगह है। और कन्याकुमारी जगह में ध्यान दीजिए 3 गो अर्धचंद्राकार पेटी, मतलब इस रूप में एक बना हुआ, एक जो है इस रूप में पहाड़ी बना हुआ, एक इस रूप में बना हुआ, तीनों जगह कोना, मतलब तीनों एक जगह आके मिलती है, ठीक है ना। 3 गो पहाड़ी एक जगह आकर के अंतिम रूप से खत्म होती है। तो कहेंगे 3 अर्धचंद्राकार पेटियां कहाँ मिलती है एक जगह? तो कन्याकुमारी में। कहाँ मिलती है? कन्याकुमारी में। एक हम लोग को लास्ट बात जानना है, रामेश्वरम द्वीप है, धनुषकोडी है, तिलैया मनार है। देखिए भारत में इस टापू का नाम है, अंतिम इस द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। क्या नाम है बोलिए तो? रामेश्वरम द्वीप। और एक अंतिम बिंदु का नाम है धनुषकोडी। क्या नाम है बोलिए तो? धनुषकोडी। रामेश्वरम द्वीप हो गया। श्रीलंका का सबसे ऊपरी वाला भाग का नाम है तिलैया मनार, तिलैया मनार। और इसको एक रास्ता से जोड़ दिया गया है, पुल बना दिया गया दोनों के बीच में, क्योंकि नीचे नीचे जो है मूंगा नाम का जीव अरबों संख्या में पनपता है इसे समुद्र में, पनपता है। उसके बाद वो मर जाता है तो उसके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नीचे जाएगा तो सब गल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं गलेगा, तो वो लेयर बन जाएगा, ठीक है ना। इसे अरबों संख्या में पनपा, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, ऐसे करते करते जो है एक चट्टान बन जाता है। तो ऊपर में आ गए, वही में और ईट छड़ सीमेंट डाल के पुल बना दिया, तो इसे पुल बना। इसका नाम है आदम का पुल। क्या नाम है? आदम का पुल। वो नल नील वाला पुल नहीं समझिएगा, समझ रहे हैं ना? नल नील वाला पुल तो तैरते ना रहता पत्थर, तो ऐसा नहीं कहीं मिला है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो कहेंगे आदम का पुल उसे कहेंगे। कौन पुल कहेंगे? आदम का पुल। आदम का पुल इसी को हम लोग कहते हैं, परवाल द्वीप से बना है। तो इतना बात याद रहेगा। रामेश्वरम द्वीप है, धनुषकोडी अंतिम जगह हो गया, और श्रीलंका की तरफ से अंतिम जगह तिलैया मनार। आई पुल का नाम तिलैया मनार को धनुषकोडी से जोड़े वाला पुल के नाम है आदम का पुल, या राम सेतु भी कहते हैं इसे, या एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इसी को कौन ब्रिज कहते हैं? एडम्स ब्रिज। इस रामेश्वरम द्वीप को दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पंबन द्वीप भी कहते हैं। अंग्रेज सब बोला था इसको पंबन द्वीप। कौन द्वीप? हम लोग बोलते हैं रामेश्वरम द्वीप, अभी नाम है रामेश्वरम द्वीप। वो पुल का नाम राम सेतु है, अंग्रेज एडम्स ब्रिज रख ले था। नाम क्या रख ले था? एडम्स ब्रिज। तो बात वही है, रामेश्वरम द्वीप को ये लोग बोलता है पंबन द्वीप। कौन द्वीप? पंबन द्वीप। और उसी का अंतिम जगह धनुषकोडी है।
और श्रीलंका की तरफ तिलैया मनार है, जोड़ता है राम सेतु कहते हैं, अंग्रेज इसको पुराना नाम बोला था, और पुराना नाम था एडम्स ब्रिज। इतना बातें क्लियर है। और ध्यान दीजिए सभी को, तो अब ध्यान देना है कि सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक पहला चैप्टर इसमें है। श्रीलंका के सबसे ऊपरी वाला जो ये अंतिम जो लाइन इसमें लिखा है, इसका नाम हम लोग पढ़े भी थे कल, जाफना द्वीप। कौन द्वीप है? जाफना। और इसी के सबसे ऊपरी पॉइंट को पॉइंट पेड्रो कहे थे, पॉइंट पेड्रो, सबसे अंतिम बिंदु को। और याद रखिए ये ऊंचाई वाला एरिया है, तो ऊंचाई पर रास्ता भी बना हुआ है, पर्वतीय रास्ता, उसको एलिफेंटा दर्रा कहते हैं। कौन दर्रा कहते हैं? तो कहेंगे एलिफेंटा दर्रा। ये कहाँ है? जाफना द्वीप पर, जो पर्वतीय रास्ता को कहते हैं। और इसके सबसे ऊपरी बिंदु को पॉइंट पेड्रो कहते हैं, सबसे मतलब उत्तरी छोर को पॉइंट पेड्रो कहते हैं। तो इस तरीका से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर, कितना सारी बातें इस चैप्टर में दिया हुआ, लग रहा है ना कि कितना इंपॉर्टेंट बात, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इस सबसे। ठीक है, और इसको याद कर लेना है, सामान्य जानकारी खत्म हो गई। ठीक है, अभी तुरंत 5 मिनट में हम लोग आज जो पढ़े हैं, कल जो पढ़े थे तो उसको तो रिवीजन करिए लिए, आज जो पढ़े हैं दर्रा पढ़े हैं, और थोड़ा सा इधर 5-7 बात पढ़े हैं, उसको रिवीजन करके फिर दूसरा चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी कोई। क्या बोले? क्लास 10:30, 9 माने क्लास है 9 से 10:30 बजे। ठीक है, तो 9:15 से लगभग शुरू हुआ, आज तो 9:25 से शुरू हुआ था। ठीक है, कितना 10 बजे से 10:30 बजे, तुम 10:30 बजे छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? 10:30 बजे तक 10 माने 32-35 ऐसे करके हम छोड़ देते हैं, क्लास पकड़ा जाएगा आपका। चलिए ध्यान दीजिए इधर सभी कोई। और करेंट अफेयर जो पढ़ लेंगे ना, यकीन मानिए टॉपर बन जाइएगा, समझ रहे हैं ना। करेंट अफेयर आप सर जी को जो है भले दुबला पतला लगे, हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। 5 बार बीपीएससी निकाले हैं, इस बार भी सबका 80-81 में रह गए हैं, 94 गो नंबर है सर जी के, ठीक है ना। मैंने बीपीएससी में बैठते थे निकल ही जाता है। और क्यों? क्योंकि पहले से फर्स्ट चांस में मतलब एसएससी डाटा एंट्री निकाल लिए थे, इंटर करते 3 महीना 4 महीना, 10 साल से वो नौकरी करते हैं, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं एसएससी में। अब डबल ए जो सीजीएल का सबसे टॉप पोस्ट है, उस पद पर मतलब यहाँ जॉब भी करते हैं, सीजीएल का सबसे टॉप, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो तैयारी भी करते हैं। तो करेंट अफेयर वगैरह जो है इस टाइप से बताएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और वो आधार पर पूरा तैयार करके अपना मटेरियल 2 घंटा 1.5 घंटा जैसे करके तब आपको बताते हैं। तो इसलिए जो बातें पढ़ा रहे उतना याद कर लीजिएगा, तो सब चीज़ का लगभग तैयारी हो गया। ऐसा थोड़ी कि ग्रुप डी का हुआ बीपीएससी के नहीं हुआ, सब वही है पढ़ना। करेंट अफेयर में ग्रुप डी में पूछ रहा है 20-20 क्वेश्चन, 15-15 को। ठीक है, जो करेंट अफेयर नहीं पढ़ेगा उड़िया जाएगा, ऐसे ही है, उड़िया जाएगा माने रिजल्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिए इधर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि दर्रा, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। यहाँ पर कौन दर्रा हो गया? काराकोरम दर्रा। और लद्दाख में कौन दर्रा? अधेल दर्रा। काराकोरम दर्रा हो गया, अधेल दर्रा हो गया। अब बताइए इधर से श्रीनगर से लेह तक जाने वाली दर्रा का नाम क्या? जोजिला। और श्रीनगर से गिलगित तक जाने वाली बुर्जिला दर्रा। और श्रीनगर से जम्मू तक आने वाली बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा में कौन सुरंग है? जवाहर सुरंग है। सबसे छोटा दर्रा कौन है? बनिहाल दर्रा है। और फिर पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर? 3 गो दर्रा हिमाचल प्रदेश से पड़े हैं, कौन कौन? बड़ा लच्छा। बड़ा लच्छा दर्रा से कौन नदी? चिनाब नदी। और रोहतांग दर्रा से कौन नदी? रावी नदी। और शिव किला दर्रा से कौन नदी? सतलज नदी। और माना नीति कहाँ पर? उत्तराखंड में। और लिपू लेख दर्रा कौन नदी के द्वारा निर्मित है? काली नदी के द्वारा। काली नदी को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? शारदा नदी। और यहाँ पर कौन नदी? तीस्ता नदी आती है, और इसके द्वारा 2 दर्रा है। गंगटोक से लहासा तक जाने वाली कौन? नाथुला। और गंगटोक से थिम्पू तक जाने वाली कौन? इस गंगटोक से थिम्पू तक आने वाली कौन? जलैपला दर्रा। और बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है जहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है जहां पर, उसे क्या बोलते हैं? अंग्याप दर्रा। और इस चोटी का नाम कौन सी है? नमचा बरवा चोटी। चोटी भी पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर में, ठीक है ना। वृहत हिमालय में नमचा बरवा, यहाँ पर दर्रा का नाम क्या हो गया? अंग्याप दर्रा। इधर एगो कौन दर्रा है? बोमडीला। इधर एगो रास्ता का नाम क्या है? दीफो। और तुजू कहाँ जाती है? मणिपुर से म्यांमार तक, मणिपुर से म्यांमार तक। तो इस तरीके से हम लोग इस बातों को कंप्लीट कर लिए। और ध्यान दीजिए इसमें कुछ पढ़े हम लोग, जिसको एक बार फिर बोल देते हैं। बताइए तो रोहतांग दर्रा का पुराना नाम क्या है? भृगु तुंग दर्रा, जो मनाली से लेह तक जाती है। और बता दीजिए, और इसमें जीवित जैर पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। मेघालय के जीवित जैर पुल को क्या बोलता है? जिंगकेंग इरो। जिंगकेंग इरो।
और 3 अर्धचंद्राकार पेटियां कहाँ पाई जाती है? कन्याकुमारी में मिलती है तीनों। और बताइए, धनुषकोडी को तिलैया मनार से जोड़ने वाला पुल का नाम क्या है? आदम का पुल। इसी को हम लोग कहते हैं राम सेतु, और इसी को कहते हैं एडम्स ब्रिज। और रामेश्वरम द्वीप को कहते हैं पंबन द्वीप। जाफना जो तमिल बहुल एरिया है, 90% तमिलनाडु के लोग रहता है और श्रीलंका के लोग 10%, लेकिन है श्रीलंका का एरिया। जाफना में एगो दारा है जिसका नाम क्या है? एलिफेंटा दारा। और सबसे उत्तरी छोर का नाम है पॉइंट पेड्रो, जो कि इधर पड़े थे पॉइंट। अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं दूसरा चैप्टर, जो कि भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है बाहर से कैसा दिखता है भारत, ऊपरी ऊपरी मतलब कैसन दिखता है, तो उसे कहते हैं भौतिक रूप। अंदरूनी संरचना नहीं, ऊपरी संरचना कैसी है। तो ऊपर से देखेंगे भारत को तो सबसे ऊंचा पर्वत दिखाई देगा सबसे पहले, तब पहाड़ दिखाई देगा, तब पठार दिखाई देगा, तब मैदान दिखाई देगा, तब समुद्र का लेवल। तो सबसे ऊंचा वाला कम होगा, उसके नीचे वाला ज्यादा होगा, उसके नीचे वाला ज्यादा होगा, उसके नीचे वाला ज्यादा होगा। तो सबसे ऊंचे है पर्वत जो 10.7%। क्या परसेंट है? और 18.6% जो है वो पहाड़ है, पर्वत के बाद पहाड़। और 27.7% पठार है, जो इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना 27.7% क्या है? पठार है। बच गया 43% जो मैदान हो गया। उसके बाद समुद्र का लेवल हो गया। तो समुद्र का लेवल भारत का थोड़ी, तो सबका है। तो ध्यान दीजिए, ये स्थलीय भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्थलीय भाग को 4 भागों में बांट दिए, पर्वत पहाड़ पठार और मैदान। पर्वत पहाड़ पठार और मैदान। पर्वत कै परसेंट? 10.7। पहाड़ कै परसेंट? 18.6। पठार कै परसेंट? 27.7। मैदान कै परसेंट? 43%। अब इस आधार पर हम लोग 5 भागों में बांट करके पूरा जो है भारत को पढ़ेंगे। एक हिमालय के बारे में पढ़ लेंगे, पहला हिमालय से निर्मित नदियों के द्वारा जो उत्तरी मैदान बना है वो दूसरा, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वतमाला है इसके बारे में पढ़ लेंगे, तीसरा। और विंध्याचल पर्वत जो पढ़े थे हम लोग कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, इसके नीचे वाला दक्षिणी पठार को पढ़ लेंगे, चौथा। और पांचवा पढ़ लेंगे तटीय श्रेणी। खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब पहला से शुरू कर देते हैं। 5 चीज पढ़े के हैं। सबसे पहले हिमालय। सबसे पहले तो आप जा सकते हैं, अभी हम 10 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 10 मिनट बहुत कुछ सीख लेंगे ना सभी कोई। मैंने लगभग हम 10:30 के पहले छोड़वे नहीं करते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ज्यादा हमारा तो मतलब और थोड़ा ठीक है। हम 3-3 घंटा का क्लास एक को कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, अब जीना है बरसों ना, इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। और 1.5 घंटा का बस ही क्लास चलता है। बाकी क्लास 3 बजे से लेके 4, 4 से 5, 5 से 6, 1-1 घंटा का 3 क्लास चलता है। बस इतने ही हम पढ़ाते हैं। बाकी करेंट अफेयर सर, और 50 दिन में लुसेंट कंप्लीट होता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, होमवर्क सीरीज के माध्यम से। और घटना चक्र जो है चलता है 34,000 क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी का 50 दिन में कंप्लीट कराया जाता है, जो कल से चालू हुआ है 6 से 7 में। इतने यहाँ पर क्लास चलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अगर हम लोग कहें सबसे पहले कि जो पर्वत है हिमालय, ये पहले तेथिस सागर हुआ करता था। कौन सागर हुआ करता था? और तेथिस सागर में मलबा उलवा इतना आके जमा हुआ, इतना आके जमा हुआ कि प्रेशर बढ़ गया नीचे। प्रेशर बढ़ने के कारण यह नीचे के प्लेट टकराने लगे, और टकराने के कारण दोनों प्लेट अलग हो गए। तो बीच वाला भाग, नीचे वाला भाग जो हल्का था वो अपने आप ऊपर उठने लगा, ठीक है ना। आज तक ऊपर उठ रहा है। इसे कुडप्पा भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि सिद्धांत के बारे में कुडप्पा ने सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो इस आधार पर जो है इसका निर्माण हुआ। और भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर कोई मानता है निर्माण हुआ है, लेकिन सब मानता है कि टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है ना। कौन सागर हुआ करता था यहाँ पर? टेथिस सागर। अब बातों को समझिए, आज भी हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन हम लोग का जीवने कितना रहता है? 60 साल में थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर उठता है। कई लाखों वर्ष से उठते उठते इतना ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभी 8,848.86 मीटर एग्जैक्ट 2021 में हाइट में पाया है। 8,848.86 मीटर, ठीक है। यह हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कई भागों में बांट के पढ़ेंगे? पहले देखिए, आराम से हम
इसको एक एक करके समझा देते, फिर लाइन से एक एक चीज को पढ़ लेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो बोरिंग फील होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट है। और जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे, तब आपको जो है बातें सब क्लियर रहेगा। पहले से 70% 80%, तो 20% जो छूटा रहेगा उसको पढ़ देंगे। ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर में इसमें ट्रांस हिमालय है। कल भी पढ़े थे, हिमालय पर्वतमाला के भारत के तरफ से जो है ना ऐसे है, उभरा हुआ, उठा हुआ ऐसे, ठीक है। और इस साइड में धसा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तिब्बत के तरफ ऐसे है अवतल, और भारत के तरफ उत्तल, ऐसे ऐसे संरचना है हिमालय की। तो इस सबसे नीचे में पहले शिवालिक हिमालय, तब लघु हिमालय, और तब बृहत हिमालय, और तब ट्रांस हिमालय, ऐसे हो जाता है, वो पार चल जाता है। क्लियर है। और यहाँ तक भारत का विस्तार है, ट्रांस तक, बृहत, लघु, शिवालिक, ठीक है ना। 4 श्रेणी हो गया। कौन कौन? ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को बांटा गया है 3 भागों में। ट्रांस हिमालय को कई श्रेणी में बांट दिया गया है? 3 श्रेणी में। खाली ट्रांसे को 3 श्रेणी में बांटा गया है। और सबसे उत्तरी वाला श्रेणी का नाम है, माने ये पार में सबसे इधर वाला, ठीक है ना, सबसे नीचे वाला माने ये पार वाला श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी, जिसमें काराकोरम दर्रा पढ़े थे हम लोग। और दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख, और तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर। यानी ट्रांस हिमालय का 3 भाग, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये काराकोरम और लद्दाख को, काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो एरिया है, इसी में बहती है श्योक नदी। कौन नदी बहती है? श्योक नदी। तो कहेंगे काराकोरम लद्दाख को अलग करने वाली नदी कौन नदी है? श्योक नदी, जो बाद में सिंधु में ही मिल जाएगी। तो यही काराकोरम श्रेणी जो है, यही पर K2 जो है, K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, जो हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है, और विश्व की भी दूसरी ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट के बाद। 8611 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? और ईपीओ के एरिया में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो कहते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 कहेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीचे पढ़ेंगे कंचनजंगा। की का मतलब अधिकृत, भारत का अधिकार वाला, भारत का माने अधिकार में है भारत के। अब भारत में माने वो जगह है, लेकिन वो दूसरा के अभी माने कब्जा है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता, बोलना है कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 वाला, ठीक है। और अगर आपसे कहेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, श्योक नदी अलग कर देती है काराकोरम को किस? लद्दाख से। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पढ़ेंगे राकापोसी है। एक बारे में एगो बात याद रख लेंगे, राकापोसी, राकापोसी, माउंट राकापोसी। लद्दाख श्रेणी पाकिस्तान सीमा तक चल जाएगी भारत की, और वहां पर ही चोटी है। दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी, माने ये है तो कम ढलाव, ये है तो ज्यादा ढलाव, ऐसे है तो और ज्यादा ढलाव, तो बहुत ज्यादा ढलाव, एकदम 90 डिग्री मतलब कि 85 डिग्री के आसपास ढलाव में ऐसी मतलब कोई जो चोटी है, उसका नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है उसकी? माउंट राकापोसी। तो दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी का नाम क्या है? माउंट राकापोसी, जो कहाँ है? लद्दाख में है। और लद्दाख को जास्कर से अलग करता है, इसमें सिंधु नदी प्रवेश करती है। इसी में सिंधु नदी किसको किसको अलग कर देता है? लद्दाख को जास्कर से, लद्दाख को जास्कर से। तो इतनी बातें याद रख लेना है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख को अलग करने वाला श्योक नदी, और लद्दाख जास्कर को अलग करने वाला सिंधु नदी। फिर इसके बाद जो है दूसरा हिमालय की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसे बृहत हिमालय कहते हैं। कौन हिमालय कह देते हैं? और बीच वाला सपाट एरिया को कह देते हैं ITSZ। क्या बोल देते हैं? दोनों के बीच के क्षेत्र को ITSZ, माने एकदम बीच के कुछ सपाट एरिया होगा, तब उसके बाद दूसरी संरचना की मिट्टी के निर्माण होगा। इस दोनों के मिट्टी के बनावट में अंतर होगी, ठीक है ना। सबसे पुराना तो ट्रांसे होगा, सबसे पहले वह ऊपर उठा है, ठीक है ना।
और तब उसके बाद बृहत हिमालय है। तो दोनों की मिट्टी में बनावट अलग है, इसलिए जो इसको अलग श्रेणी में हम लोग पढ़ते हैं हिमालय की। इसका नाम है बृहत हिमालय। और बृहत हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है, उसका नाम है ITSZ। आई से इंडस, टी से सांगपो, TSANPO, टी साइलेंट कर देते हैं, कहते हैं सांगपो, ठीक है ना, लेकिन शुरू होगा TSANPO, सांगपो। तो इंडस सांगपो सच्चर, और जेड से जोन, ये पूरा नाम, इसका फुल नाम क्या हो गया, इंडस सांगपो सच्चर जोन, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। किसको किसको, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को अलग करने वाला भाग को कहते हैं। और इस बृहत हिमालय में हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी चोटी है। यहाँ पर नंगा पर्वत है, पाकिस्तान की सीमा तक भारत में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। नंगा पर्वत, क्या नाम है इसका, नंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नंगा चोटी, ठीक है, जो बृहत हिमालय में पड़ेगा। और यहां से आगे बढ़ती है तो महत्वपूर्ण चोटी इसमें आती है कामेट, उत्तराखंड में, जो कि चीन और नेपाल की, चीन और उत्तराखंड की सीमा पर है, भारत की सीमा पर है। कामेट चोटी, क्या नाम है इसका, कामेट, क्या नाम है इसका, कामेट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा धौलागिरी, क्या नाम आ जाएगा, धौलागिरी। ये आ जाएगा गौरी शंकर, और ये आ जाएगा मसालू। फिर आ जाएगा एवरेस्ट, फिर आ जाएगा कंचनजंगा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा। फिर आ जाएगा इस साइड में आएंगे तो मसालू, मकालू, मसालू है, मकालू है, तब यहाँ तक नमचा बरवा, बस इतने चोटी याद रखे के है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बृहत हिमालय में सब नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक ही फैला है, सबसे लंबा है। और यह बृहत हिमालय को महान हिमालय कहते हैं, और इसी को हिमाद्री के तौर पर जानते हैं। और याद रखिए, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक फैलेगा, कामेट चोटी, फिर धौलागिरी, नेपाल में गौरी शंकर, मसालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल की सीमा में, और भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब मकालू, और तब नमचा बरवा तक ही फैला हुआ है। बृहत हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा, इसी में माउंट एवरेस्ट भी है, इतनी बात याद रखना है। फिर बस इतने बात, ट्रांस हिमालय में जो 2-3 गो बात था वो बृहत हिमालय हो गया। लघु हिमालय अब इसके बाद शुरू हो जाता है। इसके बाद कौन हिमालय इसको कहेंगे, लघु हिमालय, बीच के क्षेत्र को। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, ये है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, और बृहत हिमालय को अलग करने वाला ITSZ था, और बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला MCT, बीच वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT का फुल फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो किसे किसे अलग करता है, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से, बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। जैसे बृहत हिमालय को महान हिमालय कहे थे, हिमाद्री बोले थे, उसी लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। इस लघु हिमालय में बहुत सारे शहर है जहाँ जनसंख्या बसी हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे घास सभी उगने लगता है। ट्रांस हिमालय में कोई वनस्पति नहीं है, बृहत हिमालय में है, और लघु हिमालय में वनस्पति है। तो इसमें कौन कौन सी घाटी है वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं मुख्य रूप से। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पीर पंजाल घाटी जो जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलागिरी बृहत हिमालय की एगो चोटी थी। आई धौलाधर, धौलाधर कहाँ पर हो जाएगा बताइए तो, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। क्रम से जो जो घाटी है लघु हिमालय की उसको बांट दिया गया कई घाटियों में, तो उसको पढ़ रहे हैं। ये हो गया धौलाधर, और ये हो गया लाहुल। कौन कौन घाटी, लाहुल।
लाहुल घाटी, हम पहले धौलाधर, फिर इधर से लाहुल घाटी, और फिर इधर से कुल्लू मनाली, लाहुल कुल्लू मनाली, धौलाधर लाहुल कुल्लू मनाली, धौलाधर लाहुल कुल्लू मनाली, चारों कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर लाहुल कुल्लू मनाली कहाँ पर? ये सब घाटी है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के। तब जो है यह आ जाएगा मसूरी। मसूरी कहाँ पर पड़ते? उत्तराखंड में। नाग टिब्बा उत्तराखंड में, दो याद रख लेना है, मसूरी और नाग टिब्बा दोनों कहाँ पर हो गए? लाहुल कुल्लू, धौलाधर लाहुल कुल्लू मनाली, मसूरी, नाग टिब्बा, और ऊपर से पीर पंजाल, सातों घाटी पर लिए। कौन कौन बोलिए तो? पीर पंजाल, धौलाधर, लाहुल कुल्लू मनाली, मसूरी और नाग टिब्बा। ये है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ पर है बताइए तो? यह नेपाल में हो गया महाभारत रेंज। तो मुख्य रूप से इतनी घाटी हम लोगों को पढ़ना है। किस में बताइए तो? लघु हिमालय में। लघु हिमालय के उत्तरी भागों में, ऊपरी भागों में छोटे छोटे घास मिलता है, एकदम छोटे छोटे हरे भरे घास, कईयन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो इसी घास को जो जम्मू कश्मीर तक चूंकि विस्तार है लघु हिमालय की, तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। वैसे घास को क्या बोलते हैं? मर्ग। तो बहुत सारे मर्ग का अलग अलग नाम दे दिया गया है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, ठीक है नहीं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल वाला जगह है, पर्यटक स्थल वाला जगह है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग। और जो उत्तराखंड में जो घास सब हरे हरे उगे लेने लगते हैं इसे छोटे छोटे, इसको उत्तराखंड के लोग बुग्याल या पयार कहता है। क्या बोलता है बोलिए तो? बुग्याल या पयार कहता है उत्तराखंड के लोग, बुग्याल या पयार। और इसी क्षेत्र में जनजाति निवास करती है, एक भोटिया जनजाति। कौन जनजाति? भोटिया। खानाबदोश जनजाति है। भोजन की तलाश में गर्मी के समय में ऊपर एरिया में चल जाता है कि ठंडा लगेगा ठीक रहेगा, और गर्मी के ठंडी के समय में ये उतर जाता है नीचे की ओर। तो ये गतिशील मतलब जनजाति है, और सबका घर द्वार कुछ नहीं, तंबू बना करके ये सब रहता है। तो उसे भोटिया जनजाति कहते हैं। कौन जनजाति कहते हैं? भोटिया। लघु हिमालय के बाद अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़े ना थे, ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय को अलग करने वाला ITSZ, और वृहत हिमालय लघु हिमालय को अलग करने वाला MCT, और लास्ट शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। और इस शिवालिक हिमालय सबसे निचला हिमालय है, नवीन हिमालय है, निम्न हिमालय है। निम्न माने सबसे नीचे है, नवीन है, नया इसलिए, नवीन है इसलिए क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। आज भी इसके मिट्टी मजबूत नहीं है, संगठित नहीं है, और इतना कमजोर है कि पहाड़ टूटते रहता है बीच बीच में। तो हम लोग कहते हैं भूस्खलन की घटना के कारण उत्तराखंड में, हरिद्वार में इतना लोग मर गया, उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ है क्योंकि मिट्टी अभी मजबूत नहीं है। भूस्खलन की घटना होती है हरिद्वार, काठमांडू नेपाल का, देहरादून, ये सब इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। इसमें शिवालिक हिमालय में। तो बस इतने बातें हैं जो कि हम लोग को हिमालय से रिलेटेड पर्वत श्रृंखला के हिसाब से पढ़ने हैं, ठीक है। और इसको एक ये तो हम लोग श्रृंखला के हिसाब से बांट लिए हिमालय। लास्ट जो है, जैसे सिंधु नदी प्रवेश किया, आई सतलज प्रवेश किया हिमाचल प्रदेश में, और ये काली नदी हो गया उत्तराखंड में, आई तीस्ता नदी हो गया सिक्किम में, आई ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आधार पर, नदी के आधार पर 4 भागों में प्रदेशी के आधार पर बांट दिया गया है, क्षेत्र विशेष के आधार पर, पर्वत श्रेणी के आधार पर नहीं। क्षेत्र विशेष के आधार पर इस हिमालय को सतलज से, सिंधु से सतलज को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। पंजाब या कौन हिमालय कहते हैं? कश्मीर। और सतलज से लेके और काली तक को कुमायूं कह देते हैं, जिसमें उत्तराखंड पूरा पड़ेगा। और काली से तीस्ता तक को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक को असम हिमालय कहते हैं। तो 4 हिमालय कौन कौन हो गया बताइए तो? एक पंजाब कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय।
बताइए, सिंधु से सतलज तक कौन हिमालय? पंजाब का कश्मीर हिमालय। और सतलज से काली तक कौन हिमालय? हुमायूं हिमालय। काली से लेकर तीस्ता तक कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। और बताइए, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक कौन हिमालय? असम हिमालय। तो ये जो है 4 भागों में प्रादेशिक आधार पर बांटे गए हैं। अब इसके बारे में जो जो बोले सब इतने हैं, इसको कल हम लोग एक एक कर करके जो छूटा होगा 10-15% बातें लुसेंट से पढ़ लेंगे, ठीक है। और पहला चैप्टर पूरा के पूरा जो है आप पढ़ करके आइएगा, ठीक है। और 2 मिनट, और 2 मिनट बैठ सकते हैं ना? जो पढ़े हैं जब तक रिवीजन नहीं करते अंदर से संतुष्टि नहीं होता है, ठीक है ना? लगता है कि पैसे ये खिचड़ी हो गया, तो दाल भात सब्जी अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, 2 मिनट में बस इतने बातें हम लोग पढ़े हैं। सबसे दूसरा चैप्टर में भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग कहते हैं कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान है। पर्वत 10.7, पहाड़ जो है 18.6, पठार जो है 27.7 और मैदान 43%। और इसमें हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। हिमालय, हिमालय से निकलने वाली नदी के द्वारा निर्मित मैदान, फिर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और फिर दक्षिण भारत, और फिर तटीय श्रेणी। बस खत्म हो जाएगा। इसमें हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं, हिमालय को लगभग जान भी लिए हैं, लगभग खत्म भी हो गया, थोड़ा मोड़ा पढ़ना है इसमें। तो हिमालय से हम लोग जाने कि ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, 4 श्रेणी है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम में ही केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 है, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है। और काराकोरम को लद्दाख से अलग करने वाली श्योक नदी है, लद्दाख को जास्कर से अलग करने वाली सिंधु नदी है। और पूरे ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करने वाला ITSZ है, इंडस सांगपो सच्चर जोन है। और याद रखिएगा, वृहत हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक आती है, जिसमें बीच में कामेट चोटी पड़ेगा, गौरी शंकर पड़ेगा, मकालू पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट पड़ेगा, कंचनजंगा पड़ेगा, फिर मकालू आएगा, फिर उसके बाद नमचा बरवा आएगा। तो इसमें मेन चोटी सब पूछता है, उसको याद रखना है कौन कहाँ पर है, और ये वृहत हिमालय की चोटी है कि किसकी चोटी है। फिर हम लोग पढ़े लघु हिमालय में, तो लघु हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करने वाला MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और लघु हिमालय में घास वगैरह मिले लगते हैं, वो जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में बुग्यालया प्यार कहते हैं। भोटिया जनजाति, खाना बदोश जनजाति पाई जाती है इस क्षेत्रों में। नीचे शिवालिक हिमालय से अलग करने वाला जो है वह MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और शिवालिक हिमालय को नवीन हिमालय कहते हैं, निम्न हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, अभी मिट्टी संगठित नहीं है, इसी कारण भूस्खलन की घटना आते हैं। देहरादून, हरिद्वार, काठमांडू इसी में पढ़ते हैं। इतने ना बात पढ़े हैं, तो फिर हम लोग कल पढ़ेंगे आगे। 8 बजे से आना कोशिश करिए, करेंट अफेयर और ये दोनों पढ़िए, 8 से 10:30।